हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। व्हाट इज पैनक्रियाटाइटिस? Pancreatitis is the inflammation of pancreas, an organ responsible for producing enzyme that help digestion and hormone that regulate blood sugar. Alright, पैनक्रियाटाइटिस क्या? पैनक्रियाटाइटिस से एक हमारी इन्फ्लामेशन होती है पैनक्रियास में। पैनक्रियास आपका एक ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। विच एंजाइम, जो एंजाइम आपके डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं और जो कि हमारे ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करते हैं। राइट, तो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। पैनक्रियाटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियास, एन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग एंजाइम दैट हेल्प डाइजेशन एंड हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर। पेनक्रियास एक हमारा ऑर्गन्स होता है जो कि एक हमारे हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और ये हार्मोन का हमारा रोल्स होता है डाइजेशन में एंड ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में। ऑलराइट, अब पेनक्रियास में आपका इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस। और जब भी इसमें स्वेलिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है हमारा डाइजेशन में और हमारे हॉर्मोन्स है वो रेगुलेशन में, जैसे कि ब्लड शुगर हो गया, इसमें आपको अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्यूट एंड क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस और इसके कॉजेस, रिस्क फैक्टर क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है और मैनेजमेंट क्या है। तो फर्स्ट कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर की हम बात करेंगे, जिसमें आ जाता है आपका गैलस्टोन। द मोस्ट कॉमन कॉज, दे ब्लॉक द बाइल डक्ट प्रिवेंटिंग पैनक्रियाटिक एंजाइम फ्रॉम ड्रेनिंग। क्या होता है हमारा गैलस्टोन? मीन्स द मोस्ट कॉमन कॉज, दे ब्लॉक द बाइल डक्ट प्रिवेंटिंग पैनक्रियाटिक एंजाइम फ्रॉम ड्रेनिंग। इसमें क्या होता है हमारा एक हमारा मोस्ट कॉमन कॉज है, बेसिक सा हमारा कॉमन सा कॉज है। इसमें क्या होता है हमारा बाइल डक्ट है जो कि ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक द बाइल डक्ट, जो कि प्रिवेंट करती है आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम फ्रॉम द ड्रेनिंग। पैनक्रियाटिक से जो एंजाइम है वो ड्रेन नहीं हो पाते, तो इस केसेस में हमारा पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो हमारी बाइल डक्ट है जिससे हमारा जो बाइल जूस है वो हमारा फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ब्लॉक हो जाने की वजह से भी आपको हो सकता है वो ड्रेन आउट नहीं हो पा रहा है। ऑलरेडी देन अगला हमारा कॉजेस है एल्कोहल एब्यूज। एल्कोहल एब्यूज, क्रॉनिक हैवी ड्रिंकिंग डैमेज द पैनक्रियास। क्रॉनिक हैवी ड्रिंकिंग करने की वजह से भी आपका पैनक्रियास डैमेज हो सकता है। मेडिकेशंस आती हैं कुछ, जैसे कि आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, डायबिटिक हो गया, डायबिटिक मेडिसिन जो हम यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए देते हैं। स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं हमारे रिडनीस जो सोलोन होते हैं, जिनके लास्ट में हमारा सफिक्स सोलोन होता है। दिस इज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड स्टेरॉइड में आ जाते हैं। उसके बाद सम एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक्स भी है जिसकी वजह से भी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। अगला कॉजेस होता है आपका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में हमारा वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि मम्स वगैरह होना, इसकी वजह से हो सकता है मीजल्स, मम्स। देन ट्रॉमा, ट्रॉमा में फिजिकल इंजुरी टू एब्डोमेन, एब्डोमेन में किसी प्रकार की आपकी फिजिकल इंजुरी होना। मेटाबॉलिक कॉज, मेटाबॉलिक कॉजेस में जैसे हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया हो सकता है आपको, हाइपर कैल्सीमिया आपको हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर में कुछ हमारा म्यूटेशन इन जीन, लाइक जेनेटिक आपका म्यूटेशन डिसऑर्डर होना, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है PRSS1। देन अदर कॉजेस है स्मोकिंग, ऑटोइम्यून डिसीज, कुछ हमारा स्मोकिंग की वजह से होता है, एल्कोहल कंजप्शन हो गया, स्मोकिंग हो गया, ऑटोइम्यून डिसीज होने की वजह से आपको हो सकता है, एंड एब्डोमिनल सर्जरी की वजह से भी आपको हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसीज वो डिसीज होती है जिसमें आपका हेल्दी एंटी बॉडी है वो उनको अटैक करना शुरू कर देती है और आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकता है? इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम स्पेशली ट्रिप्सिन। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में आपका प्रीमेच्योर एक्टिवेट होता है आपका पैनक्रियाटिक एंजाइम का, जो कि स्पेशली ट्रिप्सिन एंजाइम का ऑक्यूर विद इन द पैनक्रियास, पैनक्रियास के अंदर, कॉजिंग ऑटो डाइजेशन एंड इन्फ्लामेशन, जो कि आपको कॉज करता है ऑटो डाइजेशन एंड इन्फ्लामेशन। दिस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेशन, इसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन रिलीज होती है। इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेसिस विच कैन कॉज सिस्टमिक इफेक्ट लाइक मल्टी ऑर्गन फेल्यूर एंड सीवियर केसेस। राइट, तो
कॉजिंग ऑटो डाइजेशन एंड इन्फ्लेमेशन, जो कि आपको ऑटो डाइजेशन एंड इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है। दिस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। अब इसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेंस है जो कि रिलीज होता है और जो आपके मल्टी ऑर्गन फेल्यूर में कॉजेस करता है, जैसे कि हमारा सीवियर केसेस भी आपको हो सकता है, अलग अलग आपके ऑर्गन्स भी यहाँ पर फेल हो सकते हैं। अगला जो हमारा है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। सीवियर एब्डोमेन पेन होना, सडन ऑनसेट लोकेटेड ऑन द अपर एब्डोमेन में इंडिकेट द बैक। आपको अपर एब्डोमेन में सडन ऑनसेट आपको पेन होना और वो आपके बैक साइड तक भी आपका रेडिएट कर सकता है, नॉट इंडिकेट रेडिएट द बैक, राइट। नोसिया एंड वॉमिटिंग होना कॉमन सिम्टम ड्यू टू गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से। फीवर होना इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको और इन्फेक्शन की वजह से फीवर आपको हो सकता है। टेकिकार्डिया होना, हार्ट रेट का इंक्रीज होना ड्यू टू स्ट्रेस एंड पेन। हाइपोटेंशन होना, डिक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यू टू सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकता है। अदर सिम्टम में जॉइंटिस, इफ बाइल डक्ट इज ब्लॉक, बाइल डक्ट यदि ब्लॉक हुई है तो उसकी वजह से जॉइंटिस आपको पीले पीले हो सकता है, हाथ और पैर जो हमारे पीले हो जाते हैं, आइस नेल्स ना, दिस इज द जॉइंटिस पीलिया बोलते हैं जिसको हम काबिल। देन एब्डोमेन डिस्टेंशन होना, पेट आपका फूला फूला लगना। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, सीवियर केसेस में रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी हो सकती है। अगला जो है हमारा डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट। अब हम इसका डायग्नोस्टिक एवल्यूशन क्या करेंगे तो सीरम एमाइलेज कराएंगे हम एंड लाइपेज, इसमें एलिवेटेड लेवल आएगा आपका डायग्नोस्टिक मार्कर्स एंड सीटी स्कैन इमेजिंग कैन रिवील इन्फ्लेमेशन। सीटी स्कैन इमेजिंग कराएंगे जो कि आपकी रिवील करती है इन्फ्लेमेशन को, नेक्रोसिस को और स्यूडोसाइट्स को। अल्ट्रासाउंड यूएसजी टू चेक फॉर गॉलस्टोन और डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ना। अल्ट्रासाउंड यूएसजी क्यों कराएंगे? गॉलस्टोन को चेक करने के लिए, डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट हमारा ईआरसीपी एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंगियो पैनक्रिएटोग्राफी यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट डक्टल कोस। इसमें क्या होता है हमारा, एक तो हमारा ये विजुलाइज करते हैं हमने एंडोस्कोपिकली और रेडियोलॉजिकली भी एक हमारा टिप होता है और एक हमारी फ्लेक्सिबल टिप होती है, उसके टिप पर कैमरा लगा हुआ होता है जिसमें हम रेडियोग्राफिकली भी और स्कोपिकली भी हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं। आपके जीआई ट्रैक में अंदर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ERCF। MRI या MRCP भी आप करा सकते हो। कैन एवेल्युएट डक्ट में कोई आपका स्ट्रक्चरल कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, फंक्शनल में आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। मैनेजमेंट क्या है इसका? सपोर्टिव केयर, IV पेन मैनेजमेंट, फास्टिंग टू रेस्ट एंड पेनक्रियास है ना। तो IV फ्लूइड वगैरह प्लेंटी ऑफ आपको फ्लूइड देना है, ओरली भी NIV भी। पेन है तो पेन को मैनेज करना है, सिम्टोमेटिक आपको ट्रीटमेंट करना है। फास्टिंग कुछ समय के लिए आप पेशेंट को नील बाय माउथ NBM आप रख सकते हो, जिससे कि पेनक्रियास को कुछ समय के लिए रेस्ट मिले, वो रिलैक्स कर पाए। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में नीसोगैस्ट्रिक सपोर्ट के लिए आप फीडिंग दे सकते हो इन सीवियर केसेस में। एंटीबायोटिक आपको देना है ओनली इफ देयर इज द एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन की वजह से कॉज हुआ है तो आपको एंटीबायोटिक देना है। एंडोस्कोपिक और सर्जिकल इंटरवेंशन में आपका होता है फॉर केसेस इन्वॉल्विंग गैलस्टोन नेक्रोसिस और परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन। एंडोस्कोपिक और सर्जिकल इंटरवेंशन कब देना है आपको? फॉर यदि केसेस इन्वॉल्विंग इससे गैलस्टोन हुआ है, नेक्रोसिस हुआ है, परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन है, उस केसेस में। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके? अल्कोहल अब्यूज की वजह से हो सकता है, ज़्यादा आप अल्कोहल ले रहे हैं इसकी वजह से भी आपको पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से हो सकता है, इसमें आपका म्यूचुअल जीन आपका प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हुआ, उसकी वजह से आपको हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से भी आपको हो सकता है क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। रिकरेंट एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस रिपीटेटिव वे में हो रहा है, वो भी आपका लीड्स करता है, क्रोनिक डैमेज करता है। ऑब्स्ट्रक्टिव कुछ कॉजेस है उसकी वजह से हो सकता है, और ट्यूमर और स्ट्रक्चर्स वगैरह आपका हो गया तो एक रीजन आपका वो भी हो सकता है।
इसके अलावा कुछ अदर कॉजेस हैं जैसे कि हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम इंक्रीज होना, हाइपर लिपिडीमिया, लिपिड का इंक्रीज होना, मेडिकेशन कुछ डायबिटिक की वजह से, कुछ एंटीबायोटिक की वजह से भी हो सकता है, इडियोपैथिक मतलब अननोन कॉज। इडियोपैथिक टर्म हम यूज करते हैं जब हमको कॉज का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होता है, अननोन होता है, उसके लिए हम इडियोपैथिक यूज करते हैं, राइट। पैथोफिजियोलॉजी का है इसका, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस इन्वॉल्व रिपीटेशन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियास, बार बार आपके पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन होना, अवॉइड करना, उसको नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है, लीडिंग टू द इरिवर्सिबल डैमेज, इरिवर्सिबल आपको डैमेज होना, लीडिंग जस्ट मिनट, लीडिंग टू इरिवर्सिबल डैमेज, फाइब्रोसिस और लॉस ऑफ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, लॉस ऑफ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन भी आपको लॉस हो सकता है, पेनक्रियाटिक डक्ट में बिकम डायलेटेड, पेनक्रियाटिक की जो आपकी डक्ट है वो डायलेटेड हो सकती है, एंड कैल्सिफिकेशन कैन फॉर्म, कैल्सिफिकेशन भी आपको हो सकता है, ओके। और अगला हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन परसिस्टेंट और रिकरेंट यूजुअली आफ्टर ईटिंग, क्रॉनिक आपका एब्डोमिनल पेन होना, परसिस्टेंस हो सकता है, रिकरेंट यूजुअली आफ्टर खाना खाने के बाद आपको कंटिन्यूस पेन होना, रिकरेंट आपको बार बार पेन होना। नेक्स्ट हमारा मेल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द इनसफिशिएंट एंजाइम प्रोडक्शन लीडिंग टू सिटोरिया, सिटोरिया होता है हमारा फैटी एसिड, एंड वेट लॉस। मेल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि इनसफिशिएंट आपका एंजाइम का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि आपको फैटी स्टूल आपका होना और वेट लॉस भी आपको हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी की वजह से, रिजल्ट ऑफ द पेनक्रियाटिक डैमेज की वजह से जॉइंटिस आपको हो सकता है, डायग्नोस्टिक इसका सीरम एमाइलेज, CT-MRI, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, फीकल एस्लेट टेस्ट जिसमें हम एवेलुएट करते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन को, देन सीक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट, असेस द एबिलिटी ऑफ द पेनक्रियास, जो कि पेनक्रियास की एबिलिटी को असेस करने के लिए हम करते हैं, सीक्रेट बाइकार्बोनेट, पेनक्रियास टू सीक्रेट बाइकार्बोनेट, पेनक्रियास बाइकार्बोनेट वगैरह कितना क्या सीक्रेट कर रहा है, एबिलिटीज वगैरह। मेडिकल मैनेजमेंट इसका पेन कंट्रोल, एनाल्जेसिक मेडिसिन, एंजाइम रिप्लेसमेंट, इनकेस एंजाइम सप्लीमेंट सब आएगा, आपका मेल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, सर्जिकल मैनेजमेंट में एंडोस्कोपिक ड्रेनेज, देन पार्शियल पेनक्रिएटोमी, पेनक्रिएक्टोमी, पार्शियली हम पेनक्रियास को कट करके रिमूव कर सकते हैं, और टोटल पेनक्रिएक्टोमी में टोटली हम पेनक्रियास को कट आउट करके रिमूव कर सकते हैं, दिस इज द टोटल पेनक्रिएक्टोमी विद स्लेट ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। और दूसरा होता है स्लेट जो सेल्स होते हैं पेनक्रियास के, उनको हम ऑटो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, सीवियर केसेस दिस प्रोसीजर प्रिजर्व सम एंडोक्राइन फंक्शन, सीवियर केसेस में, और ये बहुत कम प्रोसीजर को हम प्रेफर करते हैं और हाईली इफिशिएंट और कॉस्टली भी जाती है। दिस ओवरव्यू, ये कम्प्लीटली आपका ओवरव्यू देखा जाए तो पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक करके हम इनको, और इसका डायग्नोस्ट हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं यदि हम अर्ली डायग्नोस करें और प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह लें, रेस्ट वगैरह प्रॉपर हो, तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, ओवरऑल हम इसे मैनेज कर सकते हैं बेटर वे में। सो इट इज़ ऑल अबाउट द पेनक्रिएटाइटिस। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि हम सम अप करना चाहें तो हमने देखा इन्फ्लेमेशन होना आपके पेनक्रियास में, पेनक्रियास आपका एक ऑर्गन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है आपके हार्मोन्स को, और वो हार्मोन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन में और ब्लड शुगर रेगुलेशन में। तो इसमें इन्फ्लेमेशन होगी, जब भी इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, इन्फेक्शन होगा, तो दोनों चीज़ों में डाइजेशन में एंड ब्लड शुगर रेगुलेशन में आपको अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। कॉजेस हमने देखा जैसे कि गोल्ड स्टोन की वजह से, अल्कोहल की वजह से, मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन ट्रामा की वजह से हो सकता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं उसकी वजह से आपको हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सीवियर एब्डोमेन पेन होना, नॉसिया वॉमिटिंग होना, फीवर होना, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, जॉइंटिस एक्सेट्रा, ये आपको हो सकते हैं। सीवियर केसेस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है।
डायग्नोस्टिक में हम करेंगे सीरम एमाइलेज, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईआरसीपी, एमआरआई और एमआरसीपी। दिस इज द मैनेजमेंट। उस मैनेजमेंट में हमारा सपोर्टिव केयर, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एंटीबायोटिक, एंडोस्कोपिक और सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर केसेस इन्वॉल्विंग गैलस्टोन नेक्रोसिस वगैरह हैं उस केसेस में। तो ओवरऑल इस तरीके से हम इसे मैनेज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप